हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने 13 क्वेश्चन का एक सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देरी न करते हुए आगे इस सेशन को शुरू करते हैं। और हमारी इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं है? ऑप्शन है नासिक, नवसारी, नांदेड़ और निजामाबाद। ओके, तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कहाँ पे? तो एक त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर। एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, सॉरी। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, अभी जो गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर कह दिया जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ओके, अब ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ 16 महाजनपद। ठीक, तो 16 महाजनपदों में एक जनपद था अस्मक। 16 महाजनपदों में एक जनपद था अस्मक गोदावरी नदी किनारे था। गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगर कह दिया जाए 16 महाजनपदों में से कौन सा जनपद गोदावरी नदी के किनारे था, तो अस्मक स्थित था। ठीक भैया, अगर आपसे यहीं पे कुछ चीजें और जैसे पूछ ली जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो कौन सी? तो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। ओके भैया, और ये गोदावरी और कृष्णा नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो देखो, अब अगर कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी किनारे नहीं स्थित है, तो आपका है नवसारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नवसारी है कहाँ पे भैया? ठीक, गुजरात राज्य में। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। ठीक, नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सभी किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक लिख लेना, नासिक, नांदेड़, निजामाबाद ये सभी किस नदी किनारे हैं? गोदावरी नदी किनारे। किसके? गोदावरी नदी। ये महाराष्ट्र के सारे शहर हैं। ठीक, कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी किनारे नहीं स्थित है, तो नवसारी। एक ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ककोरी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी, और किसने की थी? ठीक है, तो देखो बच्चा, ऑप्शन है खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, जतीन्द्र नाथ दास और शिवराज गुरु। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपका एक संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई। और कहाँ पर हुई? कानपुर में। 1924 में कहाँ पे हुई? कानपुर में। और किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया?
सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? HRA की स्थापना की थी। ठीक, इसी HRA का नाम बदलकर इस HRA का नाम बाद में बदलकर HSRA कर दिया गया। क्या कर दिया गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। और कब किया गया भैया? तो 1928 में। 1928 में किया गया। और कहाँ पर? तो दिल्ली में। दिल्ली में इसका नाम बदलकर 1928 में कर दिया। किसने किया भैया? तो भगत सिंह ने। ठीक, अगर कह दिया जाए कि HRA का नाम बदलकर बाद में क्या किया गया था, तो HSRA किया गया था। कब? 1928 में किया गया। ठीक, अब यहीं भी ध्यान देना कि जो HRA था, HR के ही या HSR के ही कुछ सदस्यों ने जैसे राम प्रसाद बिस्मिल कामा अशफाकुल्ला खां कामा राजेंद्र लाहिड़ी कामा रोशन सिंह। कौन? रोशन सिंह कामा चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने मिलकर, कहने का मतलब एक कांड किया था। इन लोगों ने मिलकर एक कांड किया जिसको कहा गया ककोरी ट्रेन डकैती। क्या कहा गया? ककोरी ट्रेन डकैती कहा गया। ठीक है, जिसमें इन लोगों ने एक ट्रेन को लूटा था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कब, तो ककोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी जो लखनऊ से हरदोई के लिए जा रही थी। वो 8 डेकर की ट्रेन थी जिसमें सोना चांदी अंग्रेजों का लदा हुआ था और इन लोगों ने उसको लूटने का प्लान बनाया था। क्यों बनाया था प्लान बच्चा? क्योंकि जब इन्होंने HRA का गठन किया तो उसके जो सदस्य, उनको जो ट्रेनिंग वगैरह देनी थी, तो उसके लिए ना इनके पास हथियार थे ना पैसे थे। उसी की कमी को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ट्रेन डकैती षड्यंत्र को रचा था। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाकुल्ला खां ने की थी। ठीक, अशफाकुल्ला खां ने की थी। ठीक है, अब इसी के तहत इन लोगों को बाद में फांसी दे दी गई थी। ठीक, ककोरी षड्यंत्र के तहत इन लोगों को फांसी दे दी गई। किसको भैया? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को और रोशन सिंह को। कब दी गई थी? तो 1927 में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 में। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को 1927 में फांसी दे दी गई थी। किसके तहत? ककोरी ट्रेन डकैती के तहत। ठीक, और अगर कह दिया चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद भैया ये भाग गए थे और इन्होंने 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में खुद को क्या कर लिया था? गोली मार लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। नहीं ना? ओके, ठीक है बच्चा, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? किसके? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो देखो, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। ठीक है, तो देखो भैया, अगर कह दिया जाए ऋषभदेव, ये प्रथम थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, इन्हीं को इसका संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए महावीर स्वामी, ये 24वें थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक, अभी जो महावीर स्वामी थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
अगर कह दिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे भैया, महावीर स्वामी थे। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है भैया। अभी जो महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ऑप्शन सी इज राइट, पार्श्वनाथ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत एवं चीन की बीच सीमा का निर्धारण करती, कौन सी रेखा, ठीक है, कौन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित है या निर्धारित करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान हमें क्या देना है कि पहला ऑप्शन जो कह रहा है रेड क्लिफ, तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत प्लस पाकिस्तान के बीच है। अगर कह दिया जाए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, बोलो जल्दी। फिर आपका है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। अब डूरंड रेखा जो है बच्चा, ये भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच है। अगर कह दिया डूरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ओके, तीसरा यहाँ पे आपका है मैगीनॉट। ठीक है, तो मैगीनॉट जो रेखा है ये जर्मनी प्लस फ्रांस के बीच है। ओके, अगर कह दिया जाए मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। फिर आपका है एक है हिंडनबर्ग रेखा, कौन सी, हिंडनबर्ग रेखा। ये जो हिंडनबर्ग रेखा है ये है आपकी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। किसके किसके बीच है, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जैसा कि हमने कहा कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस, और एक आपको हमने बताया हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एक रेखा आपकी आती है 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, ये है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। किसके बीच में है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। ठीक भैया, ओके। ये सॉरी, अगर आपसे कह दिया जाए कि 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो दक्षिण कोरिया प्लस उत्तर कोरिया के बीच है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। तो भैया पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे भी क्वेश्चन गए हैं, आप लोग इनका अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है या किसे कहा जाता है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ओके, तो देखो भैया, सबसे पहले यहाँ जान लेते थोड़ा नई दिल्ली के बारे में। ताजमहल, सॉरी, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। लोटस टेम्पल कहाँ है, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। लौह स्तंभ कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित भी है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, फिर आपको कह रहा है हैदराबाद जो है, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे स्थित है।
हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको किसने बसाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भैया किसको कहा जाता है? 5 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, अब देखो बेंगलुरु को ही, इसे ही बेंगलुरु को भारत का बगीचा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारत का बगीचा भी कहा जाता है। भारत का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक, यही बच्चा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय। इसरो की स्थापना भैया 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। यही बेंगलुरु में ही फ्लिपकार्ट का मुख्यालय, किसका? फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो जल्दी। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बेंगलुरु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? इनमें से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, शुक्र और वरुण। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने कुछ बातें आपको बताई थी। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का कैसा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अरुण ये हरा ग्रह या इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक, अगर कह दिया जो वरुण, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? वरुण को। वरुण को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चा, तो अगर कह दिया आंतरिक ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो भैया शुक्र को माना जाता है। किसको? शुक्र को माना जाता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो अब आंतरिक ग्रह में आपको बताया गया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल। ये होते हैं आपके आंतरिक ग्रह। ठीक है, इन्हीं को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इन्हीं को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। फिर एक होता है बाह्य ग्रह, बाह्य या गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। गैसीय ग्रह, इसमें आपके वही आते हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके ओके भैया, इसके पहले आपको बताया था शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, चलो बच्चा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ठीक, लेटेराइट, जलोढ़, कौन सी? जलोढ़, ठीक है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ओके, तो देखो भैया सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर कह दिया भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये 2 होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक है, खादर क्या होती है? ये ज़्यादा उपजाऊ होती है।
खदर क्या होती है? ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओके, कोई दिक्कत? अब दूसरी बात जो आती है, अगर कह दिया जाए कि जो काली मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी, इसको रेंगुर, कामा कपासी मिट्टी, कामा बेसाल्ट मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, कामा लावा मिट्टी, कामा स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये काली मिट्टी की क्या है? अन्य नाम है। इसको रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सूखती तो इसमें दरारें आ जाती हैं। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? इसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है। बेसाल्ट मिट्टी क्यों कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है, और लावा के ठंडा होने बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, और उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहीं भी देखना, काली मिट्टी को विश्व में चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत भैया? ओके, अब काली मिट्टी अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र साइड। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अगर कहें इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो भैया काली मिट्टी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, 7 का ऑप्शन सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो, अगर यहाँ पूरे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ओके, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, कराकस, जकार्ता, मनीला। ओके, तो देखो भैया, ब्यूनस आयर्स तो होती अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ओके, एक मिनट का रहना, जरा फिर से लिख देते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। फिर होती कराकस, ये वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। मनीला किसकी है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अब देखना, ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की एक राजधानी प्रस्तावित हुई है, अभी प्रस्तावित है नूर संतारा, लेकिन अभी ये मान्य नहीं है। ठीक है, इसका लगभग 2024 में उद्घाटन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 2-4-6 महीने में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। ठीक, तो देखो, अगर कह दिया इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में अभी कौन सी? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। आपसे और कुछ पूछे, जैसे भूटान की थिम्पू, उत्तर कोरिया की राजधानी उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की सियोल। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक, अगर कह दिया जाए आपसे अमेरिका वाशिंगटन डीसी। ओके बच्चा, कोई दिक्कत? इतनी राजधानी आप सभी को समझ में आई? ओके, आप लोग लर्न करते रहिए। यूपी की परीक्षा के लिए राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक राजधानी 100% पूछी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लज्जा पुस्तिका की लेखिका कौन है? लज्जा पुस्तक की लेखिका
कौन है? लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन अरुंधति रॉय, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है तस्लीमा नसरीन और चौथा है मैरी कॉम। ठीक है, तो देखो भैया अरुंधति रॉय की जो है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? तो अरुंधति रॉय की। सरोजिनी नायडू के है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। ठीक है, मैरी कॉम की द अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की है। तो बच्ची भैया कौन? तस्लीमा नसरीन, यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, लज्जा पुस्तक किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। ठीक, अब तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश की बागी लेखिका, बांग्लादेश की बागी लेखिका कहा जाता है। अगर कह दिया जाए बांग्लादेश की बागी लेखिका किसे कहा जाता है? तो तस्लीमा नसरीन को कहा जाता है। लज्जा पुस्तक किसकी भैया? तस्लीमा नसरीन की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है? ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25। ठीक है, तो देखो बच्चा अनुच्छेद 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। 44 में है आपका भैया समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता अगर कह दिया अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान सिविल संहिता, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा बना था। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर 10 का सी इज राइट। ओके, चलो बच्चा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ओके, तो देखो बच्चा गेंदा, ब्रह्मकमल, पलाश, सूर्यमुखी। ठीक है, तो देखो ब्रह्मकमल जो है ये तो उत्तराखंड का है। ब्रह्मकमल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यूपी का राजकीय वृक्ष तो आप बताओगे अशोक। कौन सा है? अशोक। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि राजकीय पशु तो बारहसिंघा। अगर कह दिया जाए राजकीय पक्षी तो कौन सा है? सारस या क्रॉच। ठीक है, और राजकीय पुष्प होती है पलाश या टेसू, बोलते हैं पलाश या टेसू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। अगर कह दिया जाए भाषा तो भाषा हिंदी और उर्दू को 1989 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1989 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा भैया? तो पलाश या टेसू। ठीक, 11 का सी इज राइट। ओके,
अगला अगला जाओ भैया। अगर कह दिया जाए आपसे कि विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया, ठीक। तो भैया देखो, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, केरल, कर्नाटक और राजस्थान, ठीक। तो देखो कहाँ बनाया गया, कर्नाटक में उद्घाटित किया गया, ठीक। कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक। इससे पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर का था, ठीक। लेकिन जब कर्नाटक वाले का उद्घाटन हो गया तो ये भैया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लगभग 1500 कुछ मीटर का है, 1500 कुछ मीटर का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके, बोल दी नहीं ना, ओके बच्चा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, लास्ट, ओके। ये देखो बच्चा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, सॉरी या रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो देखो यह किसका रासायनिक सूत्र है, CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है, ओके। तो देखो भैया, पहले तो पीओपी जो होता है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaSO4 × हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में कहाँ किया जाता है, शल्य चिकित्सा में किया जाता था, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पीओपी का, ठीक। और पीओपी प्राप्त किससे होता है, यह जिप्सम से प्राप्त होती है, पीओपी जिप्सम से प्राप्त की जाती है, पीओपी किससे प्राप्त की जाती है, जिप्सम से प्राप्त की जाती है, ओके। यहीं पे समझते रहना बच्चा। अगर आपसे पोटेशियम पर मैग्नेट, तो होता KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। अगर कहीं बुझा हुआ चूना, तो इसका जो फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में किया जाता है। अगर कह दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ जो चूना होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। अर्थात जब अम्ल वर्षा होती है तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे फसलें कम होती हैं, तो उसकी उर्वरता को या मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सीमेंट उद्योग में, अर्थात सीमेंट वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ओके बच्चा, ध्यान देना। अब जो जिप्सम है, ठीक है, तो CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये होता है जिप्सम का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब जो जिप्सम होता है, जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता कम करने में किया जाता है, क्षारीयता कम करने में किया जाता है, ठीक भैया। अगर कह दिया जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मिट्टी की क्षारीयता कम करने में किया, अर्थात जो भूमि बंजर होती है उसमें क्या होता है भैया, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सब की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, या जिसको दूर करने के लिए
मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए बोलो बुझा हुआ चूना और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगर बच्चा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।